Good afternoon, class. From the first video, we learn about the consumer, the way the consumer exploited in the marketplace, and you rightly answered the answer. You rightly answered these questions. So what we found, the consumer movement. Okay, so there is a requirement emerged that consumer exploited in the marketplace. Consumer find himself or herself in alone, isolated, and the producer was very powerful. So in this process, what happened, the series of activities taken place that demanded that the consumers must be protected into the marketplace. So the consumer movement arose out of the dissatisfactions of the consumer of many unfair practices were being indulged in by the sellers. तो क्या हुआ कि हमने देखा इससे पहले वाले वीडियोस में कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था अलग अलग तरीके से, और जो डिससेटिस्फैक्शंस था ये एक आंदोलन के रूप में आया, और जिसमें ये हुआ कि कंज्यूमर को बचाया जाना चाहिए सेलर की जो अनफेयर गलत तरह की प्रैक्टिसेस हैं. देयर वर नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू द कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम टू द एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस. और ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म उनके ग्रीवेंसेस को, उनकी चिंताओं को जो मैनेज कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके, ऐसा कोई लीगल कानूनी सिस्टम नहीं था. ये माना जाता था फॉर लॉन्ग टाइम और कंज्यूमर वाज नॉट हैप्पी. पहले ये माना जाता था अगर कंज्यूमर खुश नहीं है विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से, प्रोडक्ट से या दुकान से, ही और सी जनरली अवॉइड बाइंग दैट ब्रांड प्रोडक्ट. अगर आपको पसंद नहीं है पर्टिकुलर तरह का कोई सॉप है, ठीक है, सोप है या कोई भी चीज़, आप उसको मत लीजिए, आप दूसरा ब्रांड लीजिए, और इट वुड स्टॉप परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप, या आप उस दुकान में मत जाइए. इट वॉज प्रिज्यूम दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा माना जाता था कि ये जिम्मेदारी कंज्यूमर की है. क्या जिम्मेदारी है कि वो बहुत सावधान रहे जब वो चीज़ों को खरीद रहा है या सर्विसेज को ले रहा है. तो इस बात को यहाँ से इस बात तक ले जाने में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पहले ये माना जाता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिखा है किसकी है, ये माना जाता कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेक श्योर करे कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है, वो सही है. यहाँ से इस बात को ले जाने में कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है, सेलर की है, ये हम अब आज पहुँचे हैं. यही कंज्यूमर मूवमेंट का बेसिकली अचीवमेंट है कि हमें इतने सालों में यहाँ लेके आया. दिस वाज आल्सो शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन टू द सेलर. अब कहा गया कि ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये तो कंज्यूमर मूवमेंट है. कंज्यूमर मूवमेंट क्यों आया? क्योंकि बैकग्राउंड में ये डिमांड थी कि जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है मार्केट्स में, फेयर तरीके से उसको डील नहीं किया जा रहा है, और डिमांड ये थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है बल्कि ये सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इंडिया में क्या हुआ, एक सोशल फोर्स के रूप में ये चीज़ें काम करने लगी, और उन्होंने कहा कि कंज्यूमर को बचाया जाए. क्योंकि इंडिया में क्या होता था, एक तो रैम्पेंट फूड शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा अनाज की कमी होती. अनाज की कमी होती तो बाजार में जो लोग होते वो उस अनाज को होर्डिंग कर लेती, वो स्टॉक कर लेते थे. और अनाज को जब पहले ही किसी प्रोडक्ट की कमी है और आपने पहले ही उसको रख लिया तो बाजार में कीमत बढ़ जाएगी, और जब बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो आप उसको गलत तरीके से बाजार में बेचते, जिसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं. क्योंकि चीज़ों की कमी थी तो क्या करते, आप अडल्ट्रेशंस करते, मिलावट करते. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, इंडिया में जितना मिल्क कंज्यूम होता है उससे कम इंडिया मिल्क प्रोड्यूस करता है. तो अगर आपने देखा होगा, जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है तो हमें खबर आती है कि कितनी तरह का नकली या डिटर्जेंट से बनाया हुआ मिल्क आपको मिल रहा है. एडिबल ऑयल, बहुत सीरियस इशूज़ है. जो एडिबल जो हम यूज़ करते हैं ऑयल, वो मिलावट का है. तो ये डिमांड आने लगी, और एक कंज्यूमर मूवमेंट 1960s के दौरान में चलता है. और 1970s में तक जो इस आंदोलन की डिमांड थी वो कैसे करते थे कि जब कोई भी आंदोलन चलता है उसके अलग अलग फेसेस होते हैं, ठीक है. सबसे पहले आंदोलन में क्या होता है, आर्टिकल लिखना, अपनी बात करना, एग्जीबिशंस प्रदर्शनियाँ लगाना, लोगों को मोबिलाइज करना. तो शुरुआत में ये होता था, दे फॉर्म कंज्यूमर ग्रुप, उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप बनाए टू लुक इनटू द मैल प्रैक्टिसेस इन द राशन शॉप, कि किस तरह की गलत प्रैक्टिसेस राशन की दुकान में हो रही हैं, ठीक है. राशन शॉप में आपको पता ही है, एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, और जो रोड ट्रांसपोर्ट में किस तरह की चीज़ें उनको डील करनी पड़ती थी जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी. और क्या हुआ कि मोर रिसेंटली इंडिया हैज़ विटनेस द अपसर्ज इन द नंबर ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप्स, और भारत में ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप बने. आपको याद होगा, आपके टीवी में भी कभी ये ऐड आता था, पता नहीं अब आता नहीं आता, दूरदर्शन में, जागो ग्राहक जागो, इस तरह का एक पूरा मूवमेंट चलता था. अब इसके बाद है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट, और इन सारे प्रयासों से क्या हुआ, द मूवमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर. ये जो पूरा आंदोलन था कंज्यूमर मूवमेंट, इसने सरकार पे प्रेशर डाला, बिजनेस फर्म पे प्रेशर डाला, और गवर्नमेंट को भी ये करना पड़ा कि बिजनेस की प्रैक्टिस सही हो, अनफेयर ना हो, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो. बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन जो सबसे कंक्रीट स्टेप है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे वो है आपका कोपरा, जिसका मतलब है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको कॉमनली कोपरा बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक लीगल फ्रेमवर्क आया. देखिए, एक चीज़ है कि पहले आप
किसी भी प्रॉब्लम्स में पहले तो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है। तो पहले तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि भैया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है, ये सेलर की है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जब कर ली तो ये बात फिर हमने सरकार तक पहुंचाई। सरकार ने एक लेजिस्लेशंस, एक लॉ बनाया जिसको कोबरा आ गया, कानून बन गया, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क हो गया कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। अब हम आगे देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, वो काम करता भी है या नहीं करता, वो एक अगला पॉइंट है, उसका क्रिटिसिज्म अगला पॉइंट है। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपकी बुक शेयर करती है कंज्यूमर इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1985 यूएन के बहुत सारे इस तरह के कन्वेंशंस, ट्रीटीज हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यूएनएचआरसी का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का एक है कि भाई डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, 1948 में पढ़ा था ना हम लोगों ने, जिसके लिए मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ऐसे ही 1985 में यूएन ने क्या किया, यूएन गाइडलाइंस, कुछ एक दिशा निर्देश किए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, और दुनिया भर में इसे एक टूल माना गया। नेशंस ने इनको स्वीकार किया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपने कंज्यूमर को, और कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप टू द नीड प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो, कि सरकार जो एडवोकेसी ग्रुप हैं, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को काम करने वाले, उनके लिए बात करने वाले ग्रुप हैं, कि सरकार पे प्रेशर डालेंगे। तो क्या हुआ है, द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज़ बीन द फाउंडेशन ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर मूवमेंट का फाउंडेशन क्या है, ये है यूएन की जो गाइडलाइंस है फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1985 का, वो कंज्यूमर का गाइडलाइंस है। और जो कंज्यूमर टुडे इंटरनेशनल है वो अम्ब्रेला बॉडी है। अम्ब्रेला में एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है, यानी बहुत बड़ी छाता जैसी है, जिसमें लगभग 220 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं 115 देशों के करीब में। और देखिए 1985 में यूएन गाइडलाइंस लाता है, और आपका कोबरा कब आता है, 1986 में। सेकेंड वीडियो में आपका टारगेट है व्हाट कुड हैज़ बीन द स्टेप टेकन बाय द कंज्यूमर ग्रुप। क्या किए जा सकते थे या क्या किए गए होंगे, बीन स्टेप टेकन बाय द कंज्यूमर ग्रुप्स ने क्या कदम उठाए थे, आप देख लीजिए। अभी हमने पढ़ लिया जो कंज्यूमर ग्रुप थे, एडवोकेसी के लिए क्या ग्रुप किया उन्होंने। देयर मे बी रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दे आर ऑफ्टन नॉट फॉलोड। वाई, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन वो अधिकांशतः फॉलो नहीं किए जाते हैं। क्यों, डिस्कस इसके बारे में जरा सा, अगर आपकी जो समझ हो, आपको मुझे 5 o'clock तक भेजना है। थैंक यू डियर।